एक गांव में एक कोर्ट था। वो वहां अकेला कोर्ट था जहां लोग अपनी परेशानियां लेकर जाया करते थे, लेकिन वकील कम होने के कारण वहां कुछ लोग वकालत की भी पढ़ाई करते थे। ऐसे ही वहां दो बच्चे थे जिनका नाम संध्या और रवि था। रवि, तुम्हें पता है प्रियंका मैडम फ्री में वकालत पढ़ा रही हैं? कितना बढ़िया है, वरना बाकी लोग तो बहुत पैसे ले रहे हैं। क्यों ना हम भी प्रियंका मैडम के पास ही चलें। वैसे भी यहाँ के लोगों को वकीलों की बहुत जरूरत है। हाँ चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं। संध्या और रवि प्रियंका के पास वकालत पढ़ने चले जाते हैं। तो तुम दोनों भी वकालत पढ़ने आए हो? जी मैडम, हमने सुना है कि आप फ्री में वकालत पढ़ा रही हैं और बाकी लोग बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो क्या आप हम दोनों को भी पढ़ा देंगी? प्रियंका हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम लोगों की मदद करने ही तो यहाँ आई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को अच्छे से सारी वकालत पढ़ा दूंगी। तुम लोग आज ही से आ जाओ, अब आएगा मजा। मैं पढ़ाऊंगी अब सबको वकालत। रवि और संध्या प्रियंका के पास रोज पढ़ने जाने लगते हैं। उनको देख बहुत सारे बच्चे प्रियंका से वकालत सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो, आज से हम एक नए सिद्धांत के बारे में जानेंगे, लेकिन ये सिद्धांत मैं सारे बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकती, इसीलिए मैं एक क्लास खत्म हो जाने के बाद केवल 2 बच्चों को रुकने को बोलूंगी। जो भी यहाँ रुकेगा वो नए सिद्धांत को पढ़ेगा और अपनी कॉपी में लिख के रख लेगा। तो फिर क्या वो हमें अपना लिखा हुआ देगा या हमें अलग से क्लास लेनी पड़ेगी? नहीं, सबको अपने अपनी कॉपी में खुद लिखना होगा। और आज प्रीति और शेखर नया सिद्धांत पढ़ने आएंगे। बच्चों के जाते ही प्रियंका अपना चुड़ैल का रूप ले लेती है। कितने भोले बच्चे हैं जो मेरी बात इतनी आसानी से मान जाते हैं। अब देखना है कि ये 2-2 की जोड़ी बनाकर कैसे आते हैं और कैसे मैं इन सबको एक के बाद एक खाती चली जाती हूँ। मैं इन सबको मार डालूंगी। बच्चे प्रियंका की बात मान जाते हैं और 2-2 की जोड़ी बनाकर रोज पढ़ने आने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रियंका उनसे बोलती है, सुनो सुनो तुम लोग, मैं कुछ दिनों के लिए अपने केस की वजह से बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग जैसे मैंने तुम्हारी जोड़ी बनाई है वैसे ही रोज उसी समय पर आते रहना, और जो मैंने लिखवाया है वो सामने वाले नोटिस बोर्ड पर दोबारा से लिखकर चिपकाते रहना। ऐसा तुम्हें तब तक करना है जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। बच्चे प्रियंका के ना होते हुए भी उसके घर जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता और वो एक के बाद एक गायब होते रहते हैं। किसी को भी नहीं पता है कि मैं इसी शहर में रहकर इन बच्चों का शिकार कर रही हूँ। कितना सुकून मिलता है, रोज 2 शिकार खुद मेरे घर पर चलकर आते हैं। ऐसे ही प्रियंका रोज 2-2 करके बच्चों को खाती रहती है और उधर उनके घर वाले परेशान होते रहते हैं। रवि और संध्या बाजार अपने लिए कुछ नई किताबें लेने गए होते हैं। तभी उन्हें उन्हीं की क्लास के एक बच्ची की माँ दिखती है। बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारी तो क्लास चल रही है ना? हाँ, चल तो रही है आंटी, लेकिन सिर्फ 2-2 बच्चों की। आज हमें नहीं जाना। 2-2 बच्चों की? लेकिन मेरा बेटा तो 10 दिन पहले ही गया था क्लास लेने और अभी तक नहीं आया। क्या तुम लोग मुझे अपनी उस टीचर का नंबर दे सकते हो? हाँ, नंबर तो आप ले लो आंटी, लेकिन मैडम अभी इस शहर में नहीं है। क्या पता आपका बेटा कहीं और चला गया हो। एक बार आप बाकी लोगों से भी पता कर लो। नहीं बेटा, वो आखिरी समय क्लास लेने ही निकला था और अभी तक आया नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत आंटी, मैं जाकर मैडम के घर पर देखता हूँ। शायद वो वहीं रुककर पढ़ाई कर रहा होगा। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। रवि और संध्या उस बच्चे की माँ से ये बातें करके सीधा प्रियंका के घर की तरफ चल देते हैं। अरे, वो आंटी तो कह रही थी कि वो बच्चा यहाँ आया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्लास लेने आए और यहीं से गायब हो जाए? क्या पता आंटी को पता ना हो और वो कहीं और चला गया हो। दोनों वहां से चले जाते हैं और इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन तभी रंजन की मम्मी हड़बड़ाती हुई उन्हें पुलिस स्टेशन जाती हुई दिखाई देती है। अरे आंटी रुको, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है? पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हैं आप? बेटा, रंजन 7 दिन से घर नहीं आया। हर जगह पता कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं गया। आखिरी समय मैंने सिर्फ उसे क्लास जाते देखा था। अभी जाकर क्लास में भी देखा तो वो वहां पर भी नहीं दिखा। वहां पर उसकी टीचर भी नहीं दिखी कि मैं उनसे कुछ पूछती। हाँ, वो हमारी मैडम अभी इस शहर में नहीं है, लेकिन जब से वो इस शहर से गई है तब से हमें ये दूसरी बार पता चल रहा है कि बच्चे घर नहीं जा पा रहे हैं। क्या ये किसी और के साथ भी हुआ है? मतलब कोई हमारे बच्चों को पकड़ तो नहीं रहा? मुझे जाने दो, पुलिस स्टेशन में जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है आंटी, आप जाकर पुलिस को बताइए
और हम जरा मैडम से बात कर लेते हैं। रवि प्रियंका को फोन लगाता है। पूरी घंटी बजने के बाद भी प्रियंका फोन नहीं उठाती। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है रवि, कहीं प्रियंका मैडम ही तो कुछ नहीं कर रही ना? तुम पागल हो, प्रियंका मैडम कितनी अच्छी हैं, वो हमें फ्री में पढ़ा रही हैं, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? कुछ भी मत सोचो। मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे जो लगा वो मैं बता रही हूँ। संध्या, मुझे लगता है कि हमें प्रियंका मैडम के घर जाकर रुककर वहाँ देखना होगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे घर नहीं जा पा रहे हैं। तुम भी क्या लोगों की बातों में आ रहे हो? तुम्हें तो पता है ना मैडम कितनी अच्छी है। दोनों अभी यही सब सोच रहे होते हैं और वहाँ प्रियंका एक और लड़के को मार कर खा रही होती है। मजा आ गया। बस ऐसे ही मुझे रोज दो लोग मिलते रहे तो शिकार करने का मतलब ही नहीं बनेगा। मैं ऐसे ही खा खा कर जिंदा रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब सोचेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ। संध्या, मैं तुमसे एक बार और कहता हूँ, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। लोग गायब हो रहे हैं, इसका कुछ तो मतलब होगा, कोई तो कारण होगा ना। ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर कुछ नहीं निकला ना तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। संध्या और रवि प्रियंका के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रियंका अपने असली रूप यानी चुड़ैल वाले रूप में किसी एक इंसान को मार रही है। अब वो दोनों बहुत डर जाते हैं। चल रवि, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना वो हमें भी मार डालेगी। हम यहाँ से चलते हैं और फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। पागल हो गई है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये लोगों को मारती है और ना जाने कितनों को मार चुकी है। अगर हम आज यहाँ से भाग कर चले गए तो ये फिर लोगों को मारेगी। रवि प्रियंका चुड़ैल के घर के पीछे जाता है और उसकी खिड़की से प्रियंका चुड़ैल को देखता है। उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो प्रियंका है। वो उसको फिर से एक बार रूप बदलते हुए देखना चाहता है। तभी प्रियंका चुड़ैल से फिर प्रियंका बन जाती है और वहाँ से निकल जाती है। मुझे समझ आ गया है, हमें क्या करना है, चलो यहाँ से। क्या समझ आ गया है? क्या करना चाहते हो मुझे भी बताओ। संध्या, चलो मैं बताता हूँ तुमको। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। संध्या और रवि जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। रवि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम करना क्या चाहते हो? बस तुम इतना समझ लो, मैं जो भी करूँगा वो हम सब के लिए सही होगा। रवि उन बच्चों के पास जाता है जो आज प्रियंका के घर जाकर पढ़ने वाले होते हैं और उन्हें किसी तरह मना लेता है कि वो आज पढ़ने ना जाए। और फिर वो संध्या के पास जाता है और संध्या से बोलता है, सुनो संध्या, आज हम दोनों को पढ़ने जाना होगा। आज हम उन बच्चों को नहीं भेजेंगे। रवि, तुम पागल हो गए हो। हम अपनी जान खतरे में क्यों डाले जब हमें पता चल चुका है कि वो चुड़ैल है। संध्या उसकी बात मान जाती है और रवि के साथ चली जाती है। चुड़ैल जब उनको देखती है तो सोचती है, अरे आज ये दोनों यहाँ कैसे? मुझे अच्छे से याद है इनकी बारी तो अभी नहीं आई थी। खैर, मुझे क्या, मेरा भोजन तो आ गया, मैं अब इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल प्रियंका का रूप लेकर उन दोनों के पास जाती है। अरे बच्चों, तुम दोनों आज यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो और ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं तो आज ही लौटी हूँ। क्यों, क्या हुआ? जैसे ही प्रियंका रवि के पास बढ़ती है, रवि उसकी आंखों में मिर्च डाल देता है। मिर्च डालते ही प्रियंका गुस्से में चुड़ैल बन जाती है। ये क्या होशियारी दिखा रहे हो मुझे? तुम लोग ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। रुको, तुम दोनों को अपनी जान से आज हाथ धोना पड़ेगा। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, रवि अपने बैग से तेजाब की बोतल निकालकर उस पर फेंक देता है। अरे नहीं, मेरा चेहरा जल रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। ये तुझे तब सोचना चाहिए था जब तू दूसरे लोगों को मार रही थी। उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, ये तूने कभी सोचा ही नहीं। हम तो तुझे नेक इंसान मानते थे, कितनी इज्जत करते थे तेरी हम सब बच्चे, पर हमें क्या पता था कि तू ही आस्तीन का सांप है। यही वकालत पड़ी है तूने। आज तेरा फैसला मैं करूंगा। तू वकील है ना, तो आज मैं तेरा जज हूँ। संध्या, भागो यहाँ से, मैं इसको जला कर आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। संध्या वहीं खड़ी हो जाती है। रवि उस पर माचिस जलाकर फेंक देता है, जिससे चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। वैसे तो कोर्ट में भीड़ ही रहती है, लेकिन अब अचानक से भीड़ के लोगों की एक आवाज लाने लगी है। लोगों में जज के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है। अरे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, शाम होते ही यहाँ पर अलग ही माहौल हो जाता है। क्या कह रही हैं बहन जी? अलग माहौल कैसा? और आप यहाँ पर किस लिए आई थी? मैं तो यहाँ पर अपने जमीन के चक्कर में आई थी।
खैर वो छोड़िए, यहाँ से बस जल्दी निकलिए क्योंकि यहाँ पर खिड़की दरवाजे सब बंद होने लगते हैं 5 बजे के बाद। तभी कोर्ट में 5 बजे की घंटी बज जाती है और सारे खिड़की दरवाजे धड़ धड़ करके बंद होने लगते हैं और बाकी लोग अंदर ही फंसे रह जाते हैं। मैंने बोला था ना, देखा आपने किस तरह बंद हो गए। अब जो लोग अंदर होंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है कि वो जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं, इसीलिए जल्दी से जल्दी भागते हैं यहाँ से सब। हाँ, ठीक बोल रही थी, जल्द से जल्द भागना होगा यहाँ से। लेकिन जो लोग अंदर थे उन्हें अभी बहुत चीजों का सामना करना था। तभी उन लोगों को आवाज आने लगती है। अरे, ये कैसी आवाज लग रही है, जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वहाँ देखो, वहाँ कौन खड़ा है? कोर्ट की कार्रवाई तो पूरी हो गई है, फिर वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं? वहां देखो, ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे किसी के मंत्र में बांधकर किसी को बुला रहे हैं। कृपया कर सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ, जज साहब पधार रहे हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वैसे ही मैं परेशान हूँ। किसी और की कार्यवाही में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है, धड़ाक करके उसे कोई पटक देता है, जिससे उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है। ओह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने उठाकर पटक दिया। ओह ओह, मुझे जाने दो, मेरे सर से बहुत खून आ रहा है, मुझे बाहर जाने दो। तभी अजीब सी खामोशी के साथ जज अंदर आते हैं। वो जज कोई आम इंसान नहीं बल्कि भूतिया जज होता है। आप सभी लोग बैठ सकते हैं और आज की कार्यवाही शुरू की जाए। कैसी कार्रवाई? और तुम कौन से जज हो? हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा है यहाँ पर। कितने दिनों से आ रहे हो? क्या ये सब तुम कर रहे हो? कार्यवाही तो तुम्हें बतानी होगी, क्योंकि मैं फैसला करके ही मारता हूँ। बस मेरा कानून ऐसा है कि इसमें गलत आदमी को सीधा सजाए मौत मिलती है, न जेल ना उम्र कैद। पर हम लोगों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है, तो तुम हमें किस गुनाह की सजा दोगे हैं? और ना ही यहाँ पर किसी बड़े केस के लिए आए हैं, हम लोग तो छोटे मोटी चीजों के लिए यहाँ पर आए हैं। गुनाह किया हो या नहीं किया हो, लेकिन तुम सब मेरे साथ यहाँ फंस गए हो और मैं 5 बजे से इस कोर्ट में भूतों का जज हूँ। या तो तुम लोग यहाँ चुपचाप बैठे सब तमाशा देखो और किसी ने किसी तरह की चालाकी दिखाई तो मैं तुम सबको इसी तरह टांग दूंगा। मुझे नीचे उतार दो, मुझे नीचे उतार दो, मुझे माफ कर दो। मैं बैठकर पूरी कार्यवाही देखूंगा, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। बस बस मुझे नीचे उतार दो। तुम भूतों को जो करना है करो। इसीलिए बोल रहा था कि चुपचाप बैठो, वरना तुम सब मेरी ताकत नहीं जानते हो। अब मुझे अपनी कार्यवाही करने दो। बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं यहाँ पर वही सब सुलझाने के लिए बैठा हूँ। कोई किसी प्रकार का भी गुनाह करेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मैं उसे दूंगा सजा। जज साहब, आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जिसने मुझे मारा था वो गलती से हम लोगों के बीच आज फंस गया है। वो ऋषि है जिसने मुझे मेरी बीवी के साथ मिलकर मार डाला था। मैंने तुम्हें नहीं मारा था, ये सारा किया धरा तुम्हारी बीवी का था। उसने तुम्हें धोखा दिया था, मैं बस उसकी बातों में आ गया था और उसका गुनाह छुपाने में मदद की थी, पर मैंने तुम्हें मारा नहीं था। हाँ। ऋषि को तो सजा मिलेगी ही, क्योंकि उसने अपना जुर्म मान लिया है और उसे इस भूत की बीवी को यहाँ पर लाना होगा और उसे सजा दिलवानी होगी। ऋषि की सजा है कि तुम उसके शरीर में घुसकर उसे अपंग बना दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बीवी को मारते ही मुक्त हो जाऊंगा, उससे पहले मैं इसको अपंग बना दूं।
भूत ऋषि के शरीर में घुसकर उसके सारे शरीर को ऐंठ देता है, जिससे वो अपंग हो जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ऋषि चिल्लाते हुए रोते हुए हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाता है और फिर वैसे ही पड़ा रहता है। तुम ये क्या कर रहे हो? और तुम सजा देने वाले कौन होते हो? तुम तो खुद ही भूत हो, तो लोगों को सजा देने वाले कोई नहीं होते तुम। वैसे भी हम सबको मार ही डालोगे, क्योंकि तुम एक भूत हो, बस बहाने ढूंढ रहे हो। ऐसे तो ये हम सबको एक एक करके मार डालेगा। अब तक ये 4 लोगों को मार चुका है। हमें इससे बचने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, या इसे खत्म करने के लिए। पर विकास भाई, आप देख रहे हैं ना कि चारों ओर भूत ही भूत हैं। ऊपर से ये भूतिया जज जो कहीं से भी लोगों को उठाकर पटक दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही। और आप इसे मारने की बात कर रहे हैं। कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे? मैंने तो ये भी सुना है कि ये हर रोज 5:30 बजे कोर्ट आ जाता है और सब लोग तब तक चले जाते हैं। मैं बेवकूफ बस यही देखने के लिए आज रुक गया था कि ये बात सच है या नहीं। मेरी फूटी किस्मत। ये क्या फुसफुसाहट की आवाज आ रही है? कौन बात कर रहा है मेरी कोर्ट में? मेरी कार्यवाही के दौरान कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और सजा दूंगा। आज तो बहुत ही निडर लोग आए हैं। मेरी ताकत ज्यादा लग रही है इनको डराने में। सनी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अगर मैं किसी तरह उस जज के पास पहुंच जाऊं तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसकी नजर से कैसे बचें? अगर तुम उसका ध्यान किसी और तरफ ला दो तो मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन अगर उसने मुझे मार डाला तो क्या होगा? मैं भी क्या इन सब की तरह भूत बन जाऊंगा? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हम सच्चाई के साथ सामना करें तो भगवान हमारी मदद करेंगे। तभी एक भूतिया लड़की, इस आदमी ने मुझे तंग किया था जब मैं जिंदा थी। अरे तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत छोटी गलती थी। उसके लिए तो मैंने तुमसे उसी वक्त माफी मांग ली थी। माफी मांगी हो या नहीं, मायने रखता है कि इसने तुम्हें माफ किया कि नहीं। इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें काना करने की सजा देता हूँ कि तुम एक आंख से कभी ना देख पाओ। जज साहब, आप सिर्फ इंसानों को ही सजा देते हैं, या फिर अगर कोई मरकर भूत बन गया और लोगों को परेशान कर रहा है तो उसको भी सजा देते हैं? मैं सभी को सजा देता हूँ, पर जो मरकर भूत ही बन गया है उसके लिए क्या सजा? क्यों? अगर कोई किसी के साथ बुरा करके मर गया तो उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। मरने के बाद भी नहीं तो आपका फैसला तो गलत हो जाएगा, है ना? तुमने क्या कहा? मेरा फैसला गलत हो जाएगा? मैं लोगों को गलत करने पर सजा देता हूँ। तभी चुपके से विकास जज के पीछे चला जाता है। ये लो, अगर तुम ठीक हो और सच्चे हो तो तुम्हें इस लॉकेट से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम बुरे हो तो तुम्हें तुरंत असर पड़ जाएगा। जज के गले में लॉकेट पड़ते ही उसने सनी को छोड़ दिया और तड़पने लगा कि कोई वो लॉकेट निकाल दे। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सच्चे होगे तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुमने देख लिया कि तुम गलत फैसले ले रहे हो और तुम एक बुरे जज हो। इसीलिए अब तुम्हें खत्म होना ही होगा। जज के राख होते ही सारे भूत भी गायब हो गए और सारे खिड़की दरवाजे भी खुल गए। जो लोग घायल थे वो वैसे ही रहे। तुम लोगों ने पाप तो किया ही था, जिसकी तुम्हें सजा मिली है। इस सजा को मैं चाह कर भी कम नहीं कर सकता, पर शुक्र मनाओ कि तुम सबकी जान बच गई, और ईश्वर से मनाना कि तुम आगे से हमेशा अच्छे काम करो।